जो हमें भेजना है। एक होता है सेंडर और एक रिसीवर। तो सेंडर को क्या बोलेंगे हम लोग? परसुएडर या प्रबोधक। और एक रिसीवर होता है जिसके पास जाना है, वो होता है टारगेटेड ग्रुप। ये मान लीजिए मेरा आज का उद्देश्य है, आप लोगों की छवि बनी हुई है, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपकी छवि नेगेटिव या पॉजिटिव बनी हुई है, वो मेरा उद्देश्य उसको परिवर्तित करना। तो मैं ऐसे कुछ उदाहरण आपको दूंगा या कुछ ऐसे तरीके आपको समझाऊंगा, तो हो सकता है आपका जो वो भाव है जिसके प्रति, जिस वस्तु, व्यक्ति, घटना अथवा स्थान के प्रति, वो बदल जाए। यही प्रबोधक संप्रेषण का उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, आगे हम लोग बात करेंगे मनोवृत्ति से कैसे प्रिजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहले शब्दों को थोड़ा सा समझ ले। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्व आग्रह मतलब पहले से ही जजमेंट कर लेना है, उसको बोलते हैं प्री जजमेंटल। जैसे मैंने बोला कि ये लड़की जो आ रही है ये क्या है, लेट हो गई है ना, इसका मतलब ये आलसी है। अब मैंने उसके, हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन रहा हो, पर मैंने बस एक भाव बना लिया उसके प्रति कि ये क्या है, ये लेट हो गई क्योंकि आलसी है, पढ़ने में आलस करती है। हो सकता है उसके साथ कोई सी प्रॉब्लम हो कि वो लेट आ पाए, तो ये क्या हो गया, प्रीजुडाइस, प्री जजमेंटल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स इन इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स इन इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है, स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी। ठीक है भाई, रूढ़िवादी। अब रूढ़ी क्या होती है? हाँ एक बताएं, हाँ अब बताइए। पुरानी विचारधारा पे कायम रहना। ओके, और कोई? कौन बोल रहे हैं? समाज के लिए सही नहीं है, हाँ ओके, और ओके ये भी हो सकता है। ठीक है, रूढ़िवादी दो चीज होती है, एक होता है ट्रेडिशंस, परंपराएं, और कहता है स्टीरियोटाइप है रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी और परंपरा में ज्यादा अंतर नहीं है। परंपरा जब क्या हो जाए कि वो समाज के लिए घातक हो जाए या फिर उसका कोई महत्व ना रह जाए और समाज उसको फिर भी ढो रहा है, वो रूढ़िवादी बन जाती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है, परंपरा में से अगर आप विवेकशीलता निकाल दें और समाज के प्रति वो नकारात्मक हो जाए तो उसको बोलेंगे सामान्यतः रूढ़ी। समानता की बात करें, सिमिलरिटीज की, तो परंपरा हो या रूढ़ी हो, दोनों को ही समाज का समर्थन प्राप्त होता है। एक बड़ा तबका समाज का उसको मना रहा, उसको एंजॉय कर रहा होता है या फिर उसको फॉलो कर रहा होता है। तो क्या होता है, इतनी आसानी से रूढ़ियां बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि पुरानी हमारे बुजुर्गों की रूढ़ियां चली आ रही है कि महिलाएं हमेशा पर्दे में ही रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, रूढ़ियां हैं। अब महिलाओं ने सोचा कि अभी का, उस समय का परिस्थितियां अलग थी, अभी की परिस्थितियां अलग है, तो अभी हम क्यों रहें। तो ये क्या है, रूढ़ी है, क्योंकि एक बड़ा समाज का तबका उसको अभी भी फॉलो कर रहा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं। ठीक है, अभी युवाओं के तो खैर विचार बदलने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। ठीक है भाई, एटीट्यूड सभी को समझ में आया? अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं, बाकी तीनों टॉपिकों पर आज खुलकर हम बढ़िया चर्चा करेंगे। एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। अब ये बताओ भाई, अभिक्षमता किसे बोलेंगे? ओके ओके ओके, और बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, और अभी बढ़ाऊंगा मैं आप लोगों की। हाँ हाँ ओके, पर्टिकुलर वे में हम लोग एक कैपेसिटी डेवलपमेंट करें। हाँ, और बताओ भाई, विचार रखो अपने। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपके, मेरा एक दिमाग है ना, लगभग साइंस ने जो उसको तोला है वो 1350 ग्राम से 1500 या 1700 ग्राम के आसपास तक जाता है। किसी का हो सकता है वो बड़ा हो तो बात अलग है, बाकी इतना ही है। अब इतने 1350 ग्राम के मिल जाएंगे, कितने सारे हो जाएंगे, ज़्यादा सोच पाएंगे। इसीलिए सुपर कंप्यूटर शायद बनाए गए जिसमें बहुत सारे सीपीयू को जोड़ दिया गया। चलिए आगे बताएं, और बताएं। मेरा अकेला सीपीयू है, इसमें प्रोसेसिंग भी कम होती है, हो सकता है 4G का हो। कई लोग आप में से 5G वाले होंगे, तो बताएं थोड़ा सा। हाँ, मन में भाव आ रहे हैं पर बताना नहीं है। अरे मैं कहता हूँ, एक कवि है, उनकी एक शेर है, शेर तो नहीं एक बात है, वो कहते हैं कि भावों के हर झरने को बह लेने दो, भावों के हर झरने को
बहलेने दो, कोई कुछ भी कहे उसे तुम कह लेने दो। समझ पाए? तो मन में अगर भाव आए तो मत रोको, कह लेने दो। हाँ जी, हाँ ठीक है, किसी कार्य की क्षमता, इसको करने की कितना कर सकते हैं। ओके, हाँ यार ये भी हो सकता है। देखो हर सिक्के के कई सारे आयाम हैं, इसलिए यूपीएससी क्या करता है, कभी यूपीएससी का आपने मॉडल उत्तर देखा है? नहीं देखा होगा। एमपीपीएससी का देखा है? आयोग कभी भी मॉडल आंसर की जारी नहीं करता। कोचिंग संस्थान कर सकते हैं, हो सकता है वो उनका सही हो, कई लोग अच्छे पहुंच जाते हैं, कई लोग थोड़ा दूर रह जाते हैं, पर कभी आयोग मॉडल आंसर नहीं जारी करता, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी चीज का कोई मॉडल आंसर नहीं हो सकता। किसी चीज को हमारा देखने का नजरिया एक हमारा हो सकता है, उसी चीज को कोई व्यक्ति अपने नजरिए से देखे तो वो गलत साबित हो जाएगी, और वो इतना ज्यादा उसको फिर चैलेंज किया जाएगा। सोचिए यूपीएससी एमपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर जो रहते हैं उसमें भी कई सारे को इतना लोग वो कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं कि वो हटाने पड़ते हैं। हर साल लगभग 1-2 प्रश्न तो एमपीपीएससी को तो हटाना ही पड़ता है, यूपीएससी तो फिर भी कभी कभी नहीं हटाता, पर एमपीपीएससी का तो नियम बना हुआ है। तो क्या है, उसको पता है कि कई लोग किसी चीज को कई आयामों से देखते हैं। एप्टीट्यूड मतलब जो आप लोगों ने बताया, किसी कार्य को करने की ऐसी क्षमता जो भविष्य में भी विकसित की जा सकती है, या भविष्य की लक्ष्यों को ध्यान में रखकर व्यक्ति में क्षमता का निर्माण करना। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। हम बात करेंगे कि जो आधारभूत मूल्य है और अभिक्षमता है वो क्या है। अब इसको दोनों को जोड़ के देखेंगे हम लोग। फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब यहाँ पर यह है कि और भी जो मूल्य व्यक्ति के अंदर है, हो सकता है आप में से कई लोगों के अंदर ना हो, वो विकसित किए जा सकते हैं। सबके अंदर मूल्य होते हैं ऐसा नहीं है, पर वो किसी के अंदर हो सकता है कि वो दब गए हों, वो विकसित करने हैं। ऐसे मानिए जैसे आप में से किसी ने एक आंसर किया था कि बहुत पहले जब अपन वो बात कर रहे थे विवेक वाली, आपने कहा था कि इंसान के अंदर दोनों प्रकार के लोग होते हैं, है ना, अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति। बस वो क्या होता है, परिस्थिति अनुसार दब जाता है, या तो कभी अच्छा व्यक्ति प्रभावी हो जाता है, कभी बुरा व्यक्ति। इसलिए आप देखोगे कई सारे आपके डिसीजन गुड वे, अच्छे वे में होते हैं, और कई सारे आपके डिसीजन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फाउंडेशनल वैल्यूज, और मैं विकसित नहीं करूंगा, वो आपके अंदर है, बस उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ताकि आप उसको फॉलो कर सके। ये बाकी बाद में हो जाएंगे, इम्पार्शियलिटी वगैरह इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये बाकी बाद में देखेंगे हम लोग। इम्पार्शियलिटी ये अलग अलग टॉपिक है अपने आप में। इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है? ओके, ये भी है, हाँ। भावनाओं को समझते हुए फैसला लेना, ओके, हाँ। अपनी भावनाओं को समझना और उसकी भावनाओं को समझना, ठीक। अपनी भावना पे कंट्रोल भी करना है, ओके, हाँ, और हाँ। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। आप लोगों ने सारों ने जितना बताया वो लगभग सही है। यही मैं भी आगे मैं भी यही बताऊंगा आगे। कोई नया वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों ने जो बोला इमोशंस को समझकर आगे जाके रिएक्शन करना। आप किस किस के इमोशन, एक तो आप खुद रहोगे वहाँ पर, डिसीजन करता आप ही रहोगे, चूंकि एक आप रहोगे, एक सामने वाला पर्सन रह सकता है, पैलेस रह सकता है, कोई और अन्य इवेंट, कोई इंसिडेंट हो सकता है, उसके अनुसार आप किसी को भी सामने रख करके डिसीजन लेते हो। ठीक है, जनरली इसमें सामने वाला कोई पर्सन ही होता है। सामने वाले की भावनाओं को समझना,
फिर खुद की भावनाओं को समझना, फिर उसके अनुसार निर्णय लेना। ठीक है, उनको दोनों को मैनेज करते हुए फिर देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना, क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। आगे इसके यूजेस समझेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट क्या है, देयर यूटिलिटीज। कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बात करेंगे हाइडर और फेस्टिंगर सिद्धांत क्या है। एमपीपीएससी में पूछा गया है कि हाइडर और फेस्टिंगर थ्योरी क्या है इसकी, आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, देयर यूटिलिटीज एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि यह अलग है, देयर यूटिलिटीज यानी इसके उपयोग क्या क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस के उपयोग, कौन बातें कर रहा है, पका दूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, हर व्यक्ति में अपने अपने कुछ क्वालिटीज होती है जिसको हम बोलते हैं हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। तो वो यूनिकनेस भी हम लोग देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में। ओके भाई, यूपीएससी में क्या बोला गया इसको, थोड़ा यूपीएससी में भी बात कर लेते हैं। भावनात्मक समझ या अवधारणा है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट क्या है एंड देयर यूटिलिटीज, बात वही है, एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। बस इतना सा इन्होंने जोड़ दिया, उसमें बस इतना दिया होगा तो देयर यूटिलिटीज यानी उसके उपयोगी क्या है। यहाँ पर बोला है इसके हम लोग उपयोगिता भी समझेंगे कि किस क्षेत्र में उपयोगिता है, और इसको एप्लीकेशन यानी कि इसके अनुप्रयोग हम लोग कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, अब ज्यादातर जनरली आप देखोगे एमपीपीएससी में जो सेलेक्ट होकर जाते हैं वो या तो डीसी की रैंक पर जाते हैं ना, फिर अगर आप बढ़िया रेगुलर सेवाएं दे रहे हो तो 15 से 20 साल के अंतराल में आपको क्या बनाया जाएगा, कलेक्टर भी आप बन जाओगे। जनरली आप चाहे वो डीसी एमपीपीएससी वाले हो यूपीएससी वाले हो, दोनों को ही पहली पोस्ट जो मिलती है क्या मिलती है, जनरली एसडीएम मिलता है। यूपीएससी वालों को तो पहली पोस्ट सामान्यतः एसडीएम ही दिया जाता है, आईएएस जो बनता है उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसडीएम। और जो अगर डीसी बन रहा, डीएसपी बन रहा है तो डीएसपी को कम से क्या किया जाता है, जैसे कोई दरोगा रहता है ना, एसआई किसी थाने का इंचार्ज रहता है, सब इंस्पेक्टर, उसी के समकक्ष कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है, कोई थाना दे दिया जाता है। तो वहां पर भी आपको डिसीजन मेकिंग में इनका यूज करना है। ठीक है, तो एसडीएम के तौर पर अगर आप सेवाएं दोगे तो वहां पर तो आपको किसी विकास खंड में जाकर के आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, आपके पास मजिस्ट्रियल पावर रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमें इसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या अनुप्रयोगी सीखना है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन तो समझते हैं सभी, डिफरेंस बिटवीन, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है और गवर्नेंस शासन है। अंतर क्या है शासन और प्रशासन में? ओके, जनता और शासन के बीच की कड़ी प्रशासन। आप लोग क्या किसका हिस्से बनने जा रहे हो? प्रशासन का। पर आपकी जो गाड़ी मिलेगी उस पर तो लिखा हुआ आएगा मध्य प्रदेश शासन। हाँ, आप सरकारी अधिकारी हो पर है तो प्रशासनिक, मतलब आप गवर्नेंस एक हिस्सा है ऐसा समझिए। एक गवर्नेंस हो गया, ये बड़ा वाला गोला। ठीक है भाई, इसमें प्रशासन एक छोटा वाला गोला हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन और ये हो गया गवर्नेंस। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस। हाँ, तो ये भावनात्मक समझ हम लोग समझ गए। तीसरा टॉपिक भी था इसमें, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी है ना, जिसमें हम लोग केवल अभी अभिक्षमता की बात कर रहे हैं, बाकी को बाद में देखेंगे। तो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, बात वही है, वहां पर भी यही कहा गया था। तो दोनों का सिलेबस सेम है, एग्री करते हो? अब दोनों ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है भाई, थ्री इडियट देखिए। ऑलिज वेल नहीं कह रहा मैं, उसमें कह रहा हूं कि एक सीन आता है, उसमें वो कहते हैं जो शिक्षा पद्धति के बारे में वो कहते हैं, क्या नाम है, आमिर खान साहब, वो कहते हैं कि व्यक्ति के मन में मतलब जब भी आप पढ़ने आते हो तो ऐसा लगता होगा कि वो एक बोझा ढो रहे हो और उसको कब उतारा जाए ना। मेरे साथ तो होता था पहले भाई ऐसा, है ना,
मैं किताबों को बोझ ही रहती थी मेरे ऊपर, और मान लिया आपके पास भी पीठ पर एक बोझ ही लदा हुआ है, जब तक कि उसका यूज ना हो वो भी आपके लिए बोझ है। तो वो कहते हैं ना आमिर खान कि कभी आपके मन में ऐसा आया कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कभी आपके मन में आया कि आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं? अगर ये भावनाएं आपको हैं तो आप क्या हो, वास्तव में एजुकेशन ले रहे हो। नहीं तो क्या है, आप एक फैक्ट्री बन रहे हो जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा एक प्रकार का, और वो प्रोडक्ट हो सकता है कचरा ही बने हो। तो हमें क्या करना है, अपने इसके यूज को समझना, हम कुछ आज नया सीखने जा रहे हैं, ऐसा मन में भाव लाओ। एक बार मेरे मन में एक दिन भाव आया था, तो मैंने स्टेटस लगाया था, आप में से शायद कोई जुड़े होंगे मुझसे तो उन्होंने देखा होगा। मैंने स्टेटस लगाया था उस पर कि अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी, क्योंकि दोनों एस्पिरेंट ही हमारे मुख्य भूमिका वाले हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न है और सिलेबस पढ़ा था तो उसके सिलेबस अगर आप लोगों के हाथ में आए और उसको देखकर आपका मन कहे तुमसे मिलना बातें करना, आगे तो वो अगर वो भाव आपको आ रहा है कि सिलेबस आपके हाथ में आ रहा है, तो ऐसा भाव आ रहा है कि वाह यार इसको पढ़ने में काफी मजा आता है, तो आप वास्तव में सही ट्रैक पर हो। और उसको देख के लगता है कि यार क्या आ गया, मन करता है इसको फाड़ डालू, है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो स्टडी को, आप क्या कर रहे हो फिर, आप बस ढो रहे हो। घर वालों की जिम्मेदारियां, समाज का प्रेशर और अपना एक नेगेटिव वो दिखाने, अपना एक ऐसा जो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आईएएस एमपीपीएससी यूपीएससी की, मतलब पीसीएस और आईएएस की मैं भी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बस आप वो दिखा रहे हो। ठीक है भाई, तो सिलेबस को एंजॉय करो, है ना। आज हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं। ये कल वाले प्रश्न थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं एटीट्यूड की। क्या होता है एटीट्यूड, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए। तो मैं चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट के कथनों पर विश्वास करता हूं, वो कहते हैं एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। तो पहले चित्र देखें और मुझे बताएं ना। वेरी गुड, क्या है ये, शक्तिमान। क्या देखकर फील क्या हो रहा है, ये कौन है, शक्तिमान है, करते क्या हैं हवा में उड़ते हैं और अच्छा ठीक है, और लोगों की जहां परेशानियां उनकी हेल्प करते हैं। ओके, और हाँ ओके ओके ओके, ये भी आयाम है, हाँ बहुत पॉजिटिव भी है। चलिए अब दूसरी इमेज देखें। जिसने शक्तिमान सीरियल देखा होगा उन्होंने इन दोनों को देखा होगा। डायलॉग याद है क्या, क्या बोलता था ये, अंधेरा कायम रहे, ये वाला क्या बोलता था, अंधेरा कायम रहे, है ना, अंधेरा कायम रहे। और ये क्या कहते थे, उजाला बरकरार रहे अच्छा, तो ये उजाला का ऐड करते थे। चलिए अच्छी बात है ना। अब मुझे बताएं आप, मैं जस्ट आंसर करूंगा, आप बताना इसमें से गुड पर्सनैलिटी कौन है, ये क्या है, गुड है, ठीक है भाई, ये लोगों की हेल्प करते हैं। और बैड कौन है, ये अंधेरा वाले हैं, बैड, ठीक है भाई, बैड ये है। ओके, इनमें से हम लोग बात करेंगे कि लोगों की हेल्प कौन करते हैं, हाँ ये हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। और ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये क्या है, बैडमैन है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको दुखी करते हैं, सैड करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, सैड करते हैं, ठीक है भाई। और बताएं, ये हाँ वो पंचतत्व हम सभी बने उससे, है ना। देखिए ये बताएं कि ये जो है ये किसके प्रतीक है, सत्य के, सत्य के मान सकते हैं, ठीक है ना, ये ट्रूथ के साथ है, ठीक है भाई। और ये किसके साथ है, असत्य के साथ है, फॉल्स हम लोग बोल सकते हैं इसको ना, ठीक है, ट्रूथ और फॉल्स। इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। इनको क्या मानेंगे, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव, हमेशा ये बुराई करते रहते हैं
ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आपके मन के भाव हैं, इनको देख करके आप, ये केवल एक किरदार है, लेकिन मैं भी, मुझे भी शामिल करो इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब छोटे थे तो हम एकदम तन्मयता के साथ में इसको देखते थे। आप में से कई लोगों का मन किया होगा कि बेचारे शक्तिमान को परेशान किया जा रहा है, मन कर रहा है इसका गला घोट दूं, करता होगा आपका भी मन, है ना? गुस्सा आता होगा इनको देख करके कि यार मन करता है इसको, इसके साथ बुरा किया जाए, ठीक है भाई? अब दूसरा पर्सन, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके सामने, इनमें से गुड कौन है? अमिताभ बच्चन के आप फैन हो, आपके लिए अमिताभ बच्चन गुड है ये, ठीक है भाई? और पुरानी हिंदी फिल्मों के विलन क्या नाम है? अमरीश पुरी साहब है ना? तो ये बैडमैन है ना, इसको बोलते हैं बैडमैन, ठीक है। जनरली आप देखोगे ये किस भूमिका में रहते हैं? एक अच्छे व्यक्ति की भूमिका में रहते हैं और लोगों की या तो मदद करते हैं, या फिर अगर कोई फैमिली आधारित कोई मूवी है तो फैमिली की क्या करते हैं? फैमिली के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, फैमिली के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बड़े कष्ट झेलते हैं। तो इनकी छवि आपके मन में कैसी बनी? पॉजिटिव। और इनकी छवि आपके मन में नेगेटिव, ठीक है भाई? एक बार एक मूवी आई थी, आपने शायद देखी हो, फूल और कांटे। किसकी है? अजय देवगन की, है ना? तो उसमें इनका नाम नागेश्वर रहता था। जब अमरीश पुरी की मृत्यु हुई 2005 के आसपास, तो मुझे याद नहीं था इनका नाम अमरीश पुरी है, मैं इनको नागेश्वर बोलता था, क्योंकि उस मूवी में इनका नाम नागेश्वर ही था। तो मैं लोगों को बोल रहा था कि नागेश्वर मर गए आज, है ना? जब इनकी डेथ हुई थी उस समय की बात है, नागेश्वर मर गए। और बड़ा गुस्सा आता था इस चेहरे को देख करके बचपन में, क्योंकि ये हमेशा जिस रोल को निभाते थे ये हमेशा नेगेटिव किरदार वाला, लोगों को परेशान करना, या फिर कोई महिला नायिका है उसके साथ छेड़छाड़ करना, या फिर उसके परिवार को प्रताड़ित करना, ये हमेशा जनरली नेगेटिव रोल में रहते हैं। छवि बनी आप लोगों के मन में, इनको देखकर आपके मन में पॉजिटिव विचार आ रहे होंगे, नेगेटिव विचार आ रहे होंगे, ठीक है? और इनको देख करके आपके मन में पॉजिटिव विचार आ रहे होंगे, तुलना आप लोगों ने करी, ठीक है? तो ये क्या है? अब ये तो हो गई इनके संदर्भ में। अब अगली घटना देखो, क्या विचार आ रहा है? जनरली है कि अच्छा तो नहीं आ रहा होगा, वो किसी ने तो नाक भी सिकोड़ ली होगी, हालांकि बदबू नहीं आएगी उसमें, डिजिटल है, पर नाक तो किसी ने सिकोड़ी होगी कि यार देखो कितनी गंदगी कर रखी है। और अब धीरे धीरे आपके मन में भाव आ रहे हैं, मैं यही समझाना प्रयास कर रहा हूं, आपके मन में भाव आ रहे हैं किसी घटना को देख करके। ये घटना है या स्थान है? सॉरी, घटना नहीं, स्थान है ना? तो स्थान को देख करके आपके मन में भाव आ रहे हैं कि ये जनरली आपके मन में नकारात्मक आएंगे, या तो जिसने गंदगी फैलाई उसके प्रति आ रहे होंगे, या इस जगह को देख करके आ रहे होंगे, पर आ रहे होंगे नकारात्मक भाव, ठीक है? आ रहे हैं। अब दूसरी घटना देखो, अब आपके मन में क्या आ रहे हैं? सकारात्मक भाव आ रहे हैं, अच्छे अच्छे भाव आपके मन में आ रहे हैं, है ना? कितनी सुंदर जगह है ना? 7 वंडर्स में शामिल है। हमारे इंडिया का क्या है, एक प्रकार से दुनिया में डंका बजाने वाला 7 वंडर का एक ऐसा नायाब प्रतिमा है, नायाब एक स्थल, एक आकृति है जो कि हमें गर्व से भर देती है कि भाई हमारे देश में भी ऐसा कोई वंडर शामिल है, ठीक है? अच्छे अच्छे विचार आपके मन में इनको देख करके आ रहे होंगे ना, समझ पाए? अब ये सारे क्या हैं? विचार है। आगे तो नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, देख लो एक बार। हाँ, नहीं है, ठीक है भाई। अब ये खाली जगह हम लोग ले लेते हैं। हाँ, मैंने आपके सामने एक तो अमिताभ बच्चन जी का चित्र रखा, शक्तिमान का रखा, किलविश का रखा, एक कचरे का ढेर रखा और एक ताजमहल रखा। आपके मन में उनको देख करके भाव आ रहे हैं। यही है एटीट्यूड, कि किसी व्यक्ति, पर्सन हो सकता है, ठीक है, वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, स्थान, पैलेस हो सकता है, और घटना यानी कि कोई
इंसिडेंट हो सकता है या फिर आप ले सकते हो कोई इंसिडेंट ही कहना सही रहेगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटना, इनको देखकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव ही है एटीट्यूड या अभिवृत्ति, ठीक है। अभिवृत्ति समझ में आई आप लोगों को? जैसे ही आपने इनको देखा आपके मन में भाव आना शुरू हो गए। शक्तिमान का पहला चित्र आपके मन में आया, आपने मन में एक छवि बना ली उसके प्रति, अच्छा व्यक्ति, अच्छा पर्सन, और मैं कहूंगा आप इस पे निबंध लिखे तो आप अच्छे अच्छे ही इस पे निबंध, अच्छी मतलब पॉजिटिव वे में ही लिखेंगे ना, अच्छी अच्छी चीजें इसमें आप लिखोगे कि कैसे वो लोगों की मदद करता है, कैसे उसने अच्छे काम किए। मैंने क्या बोले यहाँ पर मूवी का किरदार लिया, ठीक है। मैंने सामने आपके कई सारे ऑब्जेक्ट तो नहीं, पर आप बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते होंगे जिनको देख करके आपके मन में पॉजिटिव या नेगेटिव भाव आ सकते हैं, या हो सकता है आपने उसके बारे में सोचा नहीं तो आप बस देख करके निकल गए, तो एक न्यूट्रल भाव भी होता है ना, न्यूट्रल फीलिंग भी आपकी होती है, जिसमें ना तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा ना बस देखते हैं निकलते हैं। जनरली आप देखोगे, आप गुजरते तो यहाँ से घर से आए होंगे, यहाँ तक पहुंचे होंगे, तो उस परिस्थिति में आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट आए होंगे, बहुत सारे पैलेस आए होंगे। किसी को देखकर तो आपके मन में अच्छा भाव आया होगा, किसी को देखकर बुरा, और किसी को आपने रोज देखते होंगे तो उसके देखकर कोई भाव ही नहीं आया, बस चलते जा रहे हो आप अपने टारगेट पे। तो 3 प्रकार के यहाँ पर भाव आपके मन में आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये परिस्थितियों, स्थान, व्यक्ति और वस्तु, इन सभी को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला भाव ही है अभिवृत्ति या एटीट्यूड, ठीक है। जनरली आप लोगों ने कई बार अपने फ्रेंड सर्किल में आप कई बार इस शब्द का यूज भी किया होगा। आपने बोला होगा देखो कपड़े क्या पहन लिए कि एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, ऐसा आपने आपके मन में भाव। एटीट्यूड मतलब कि वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है। आप मुझे कहोगे कि सर तो बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने भाव आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने भाव आपको दर्शाऊंगा, वो एटीट्यूड है, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, एक भावनात्मक भावनात्मक क्या है, समझ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भावना हमारे मन में उस चीज को देख करके आ रही है, समझ पाए एटीट्यूड। अब जनरली जो एटीट्यूड होते हैं वो 2 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे बनते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तीसरा भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। अब आगे हम लोग इसके पर्सनों पर चर्चा करेंगे गहराई से कि होता क्या है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि एटीट्यूड का जो निर्माण होता है, एटीट्यूड जो बनता है, उसमें एक फैमिली की क्या भूमिका है, एक सोसाइटी की क्या भूमिका है, एक स्कूल की क्या भूमिका है, कॉलेज की क्या भूमिका है, फिर उसके प्रोफेशनल लाइफ की क्या भूमिका है, ये देखेंगे। अभिवृत्ति निर्माण के तत्व, ये हम लोग फैक्टर की जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे, अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है। सिलेबस डिस्कशन हमारा चल रहा है। तो एक परिवार का क्या भूमिका है, समाज की, स्कूल की, कॉलेज की, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की, या उससे जुड़े हुए किसी पर्सनल व्यक्ति की, उन सबकी क्या भूमिका है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एटीट्यूड का हम लोग प्रयोग भी करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और इसमें गवर्नेंस में। तो हमारा अभिवृत्ति किसी के बारे में कैसी बन रही है, किसी व्यक्ति की कैसे बन रही है, और आगे हमारा टॉपिक आएगा बिहेवियरल चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन, कि हम लोग किसी व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक आगे आने वाला है। अभिवृत्ति थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, आगे हम बढ़िया मजे के साथ में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है भाई। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिक्षमता। अभिक्षमता, अभी आप लोगों ने बताया कि अभिक्षमता क्या होती है, ठीक है। अभिक्षमता आप लोगों ने अलग अलग बताया कि अभिक्षमता भविष्य को ध्यान में रखकर की गई क्षमता। कुछ इमेज से समझने का प्रयास करते हैं। कौन है भाई, रजनीकांत, चिट्टी, चिट्टी द रोबो है ना, ओके। ये पहली वाली मूवी का या दूसरी वाली का, ओके। रोबोट जो 1 आई थी है ना, अब ये 2.0, 2.0, हाँ 2.0 बोलो, 2.0 बोलो, या चिट्टी सेकंड भाग में देख लो। पहले चिट्टी ऐसा था, ठीक है भाई, पहला चिट्टी ऐसा था,
फिर ये सामान्य काम करता था, ये खाना बना देता था, मेहंदी लगा देता था, है ना, कपड़े धो देता था, किचन का सारा काम कर देता था। चिट्टी सामान्य जनरल पर्पज के लिए बनाया गया एक रोबोट था, ठीक है। ये सामान्य और भी कुछ अच्छे अच्छे काम वो कर लेता था, विलन से रक्षा कर लेता था, थोड़े मोटे काम कर लेता था। लेकिन जब इसका सेकंड भाग आता है तो उस दौरान क्या होता है, इसके सामने एक दमदार खतरनाक एक विलन आ जाता है। नाम सुना होगा आपने, पक्षीराजन, है ना, अक्षय कुमार साहब उसमें रोल करते हैं। तो पक्षीराजन वो आता है तो एक दमदार, एक रेडिएशन से भरा हुआ एक खतरनाक विलन रहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर, क्या नाम रहता है इनका, रजनीकांत का, वशीकरण, हाँ, डॉक्टर वशीकरण क्या करते हैं, फिर उस चिट्ठी में कुछ बदलाव करते हैं। वो करते हैं कि ये सक्षम नहीं है उससे लड़ने के लिए, फिर इसमें कुछ नई चीजें वो शामिल करते हैं, नई चीजें डालते हैं कि इसमें कुछ नए फीचर्स डाले जाएं ताकि ये लड़ सके। पहले ये सामान्य थे, थोड़े बहुत काम ही कर पाता था, अब इसमें इतनी सारी चीजें नई भर दी जाए ताकि ये एक बेहतरीन रूप में बड़े खतरनाक विलन से लड़ सके। और फिर आपके सामने आता है चिट्टी 2.0, और ये एक खतरनाक विलन से लड़ता है और हमारी मतलब उस समय की जो दुनिया है उसकी रक्षा करता है। ठीक है भाई, समझ में आया? ओके, दूसरा चित्र देखते हैं। ये कौन है? प्रभास, जानते होंगे आप लोग, साउथ के सुपरस्टार है, शायद तमिल फिल्मों के सुपरस्टार है, तेलुगु, हाँ सॉरी, है ना, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार है प्रभास। ये इनका बहुत पुराना इमेज है। अब इसको देखो, ठीक है भाई, दिख रहा है? अरे भागे मत, हाँ, चलिए, एक तरफ है आपके प्रभास, ये बहुत पुराना इमेज है, और ये बाद में 2016 के पहले का, कुछ समय पहले का होगा इमेज है। वो भी प्रभास था, ये भी प्रभास है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? वो प्रभास जो था उसके, अरे थोड़े हेल्थ से मैच करो भाई। ये देखो, ये कमजोर दुबला पतला सा लड़का, और ये देखो बॉडी बिल्डर, ये डोले सोलेस के, है ना,